हेलो बच्चों, क्लास 12th हमारा पहला लेसन समाप्त हो गया है और अब हम दूसरा लेसन प्रारंभ कर रहे हैं। तो दूसरा लेसन हमारा है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। तो जनसांख्यिकीय संरचना के बारे में पहले हम लोग जान लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें हमारी जनसंख्या संबंधी सिद्धांत आएंगे और भारत की जनसंख्या का आकार और समृद्धि होगी, जनसंख्या तथा जनसंख्या वृद्धि स्पष्टीकरण होगा, जनसंख्या विस्फोट और होगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, भारत में जनसंख्या नियंत्रण हेतु सुझाव और भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अंतर, ग्रामीण नगरीय संपर्क सूत्र और भारत की जनसंख्या नीति, ये सब चीज़ें जो हैं जनसांख्यिकीय संरचना के अंतर्गत आएंगी। तो जिस तरह से बच्चों भारतीय समाज में भौगोलिक, धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक तथा प्रजातीय भिन्नता होती है, उसी तरह से जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी इसकी प्रकृति विश्व के दूसरे समाजों की तुलना में भिन्न है। तो किसी भी समाज की सामाजिक संगठन, संस्कृति और व्यक्तिगत व्यवहारों को प्रभावित करने में जनसंख्या संबंधी विशेषताओं का योगदान रहता है। तो विश्व के जो विभिन्न समाज हैं, कहीं पर जनसंख्या बहुत अधिक है तो कहीं पर बहुत कम। तो किन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होगा और कहीं भूमि खाली भी होगी। कहीं पर जन्म दर अधिक होगा, जैसे कुछ देशों में जन्म दर को बढ़ाने के लिए अनेक प्रोत्साहन देने के बाद भी जनसंख्या नहीं बढ़ती है। लेकिन कुछ जगहों पर समाजों में स्त्री पुरुष के अनुपात तथा ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में बहुत भिन्नता पाई जाती है। डेविस जो हैं, इन्होंने कहा है कि एक विज्ञान के रूप में जनांकीय का उद्देश्य केवल जनसंख्या के घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर अथवा आयु और लिंग के अनुपात को समझना पड़ेगा और यह ज़रूरी रहेगा कि जनसंख्या संबंधी जो विशेषताएं हैं वह किस तरह के समाज में सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन को प्रभावित करती हैं। तो भारत की जो सामाजिक जनांकी है, इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग जनांकी का अर्थ और महत्व, इस टॉपिक पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जनांकी का तात्पर्य जो है उस शाखा से है जिसके द्वारा जनसंख्या के आकार, जनसंख्या संबंधी विशेषताएं
और उन विशेषताओं से होने वाले परिवर्तन, इसकी जानकारी जो है करनी पड़ेगी। और इसके लिए जनांकीय शब्द का प्रयोग जो है वह सबसे पहले सन 1855 में गुइलार्ड ने किया था। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जनांकीय शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1855 में गुइलार्ड ने किया था। इन्होंने पहले इसका अंग्रेजी शब्द डेमोग्राफी जो है, इस शब्द को इन्होंने जनसंख्या के लिए प्रयोग किया था। तो जो इन्होंने डेमोग्राफी में, अगर इसको हम लोग जो है इसकी संधि विच्छेद करें तो उसमें होगा डेमस प्लस ग्राफी। तो पहला शब्द इसमें है डेमस और दूसरा है ग्राफी। तो पहले शब्द का डेमस का अर्थ होता है जनसंख्या, और जो दूसरा शब्द है ग्राफी, उसका अर्थ होता है विवरण देने वाला। विज्ञान से है, विवरण देने वाला विज्ञान। तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोग्राफी वह विज्ञान है जो एक विवरण के रूप में जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को स्पष्ट करता है। जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को स्पष्ट करता है। तो ये तो हो गया हमारा जनसंख्या का अर्थ, कि जनसंख्या शब्द किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और अब देखते हैं हम लोग कि इसको कुछ विद्वानों ने अपने शब्दों में इसको परिभाषित भी किया है। तो पहली परिभाषा हम लोग लेते हैं सोरोकिन। सोरोकिन ने लिखा है, अपने शब्दों में कहा है उन्होंने कि जनांकीय वह विज्ञान है, जनांकीय वह विज्ञान है जो किसी समाज की जनसंख्या के आकार, घनत्व तथा इसमें होने वाली वृद्धि अथवा कमी से संबंधित परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। फिर से एक बार देख लीजिए, जनांकीय वह विज्ञान है जो किसी समाज की जनसंख्या के आकार, घनत्व तथा इसमें होने वाली वृद्धि अथवा कमी से संबंधित परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। और अब दूसरी परिभाषा है ग्रेवनिक के अनुसार। इन्होंने कहा है कि जनांकीय उन तथ्यों का अध्ययन है जो मानव जनसंख्या के विभिन्न पक्षों, तो मानव जनसंख्या के विभिन्न पक्ष क्या हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासी विशेषताएं, और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कराता है। ग्रेवनिक ने कहा है कि जनांकीय उन तथ्यों का अध्ययन है जो मानव जनसंख्या के विभिन्न पक्षों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासी विशेषताओं और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कराता है।
और फिर तीसरी परिभाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे प्रकाशित किया है कि जनसंख्यात्मक शब्दकोश में उन्होंने लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित जनसंख्यात्मक शब्दकोश में लिखा गया है, जनांकीय मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें मुख्य रूप से जनसंख्या के आकार, उसकी संरचना और विकास का विश्लेषण किया जाता है। विकास का विश्लेषण की तो ये जो तीसरी परिभाषा थी, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित जनसंख्यात्मक शब्दकोश में जनांकीय मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें मुख्य रूप से जनसंख्या के आकार, उसकी संरचना और विकास का विश्लेषण किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो परिभाषाएं थीं लोगों की, इनके आधार पर जनांकीय को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो पहली शाखा क्या है? जनांकीय संरचना, और दूसरी है जनांकीय प्रक्रिया, और तीसरी है सामाजिक जनांकीय। तो इन 3 शाखाओं में इसको जो है, तो पहला जो था हमारा जनांकीय संरचना, तो जनांकीय संरचना के अंतर्गत किसी समाज में जनसंख्या के आकार, विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या की विशेषताओं, स्त्री और पुरुष के अनुपात, जनसंख्या के घनत्व, आयु, संरचना, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जो दूसरा था जनांकीय प्रक्रियाएं, तो जनांकीय प्रक्रियाओं की विशेषता है कि जिनका संबंध जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन से होता है। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास संबंधी विशेषताएं, ये जो हैं इसके अंतर्गत आएंगी। और तीसरा था सामाजिक जनांकीय। तो सामाजिक जनांकीय से यह है, सामाजिक जनांकीय है कि जनसंख्या संबंधी विशेषताएं किस तरह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था को ये प्रभावित करती हैं, सामाजिक जनांकीय। तो उदाहरण के लिए हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो मूल्य हैं, विश्वास हैं, प्रथाएं हैं, शिक्षा है, जाति व्यवस्था है, इन सब के नियम जो हैं जनसंख्या के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। परिवार की संरचना, वर्ग व्यवस्था, नातेदारी, विवाह तथा व्यक्ति के सामाजिकरण को प्रभावित करने से भी जनसंख्या संबंधी विशेषताओं की भूमिका बनाई जा सकती है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि धर्म, क्षेत्र और भाषा, इनके जैसे जो सजातीय विशेषताएं भी जनसंख्या संरचना को प्रभावित करती हैं। अब देखिए कि इसमें
जनांक की विशेषताएं जो हैं वो क्या हैं। ये तो हमने जनसंख्या का अर्थ पढ़ लिया, कुछ विद्वानों द्वारा जो परिभाषित किया उसको पढ़ लिया और इसकी शाखाओं के बारे में पढ़ लिया। लेकिन अब ये देखें कि जनांक की विशेषताएं जो हैं यह आवश्यक क्यों हैं। तो हमारा हेडिंग रहेगा जनांक की विशेषताओं को समझना आवश्यक क्यों है। तो इसके लिए एडॉल्फ कोस्टे ने कहा है कि समाज में होने वाले सभी परिवर्तन जनसंख्या संबंधी विशेषताओं से संबंधित होते हैं। तो इसके लिए जो है कुछ पॉइंट हैं, तो हम उन पॉइंटों को पहले देखें। पहला पॉइंट है वर्तमान युग नियोजन का युग है। कोई भी देश अपनी जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या के घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास की दर तथा लिंग, इसके अनुपात को जब तक नहीं समझेगा तो वह नीतियों का निर्माण नहीं कर पाएगा। इसलिए इनको समझना आवश्यक है। और अब दूसरा है किसी भी समाज को सामाजिक आर्थिक विकास का, किसी भी समाज के सामाजिक आर्थिक विकास का केंद्र क्या है? जनसंख्या होती है। इसी के आधार पर हम अपने साधनों का सही मूल्यांकन भी कर सकते हैं और जनांकीय के अंतर्गत केवल जनसंख्या के आकार और घनत्व को नहीं, इसके साथ जनांकीय जनसंख्या के जीवन स्तर को भी समझा जा सकता है। इसी से समाज का संतुलित विकास भी संभव है। और तीसरा है सभी समाज आधुनिकता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों और सेवाओं में जो जनसंख्या की प्रतिशत दिखाई देते हैं तो उन्हीं की वृद्धि, यदि हम लोग उन्हीं की वृद्धि से ही उसको समझा जा सकता है, जनसंख्या के प्रतिशत को। और अब चौथा है सभी समाजों में रोजगार मनुष्य की क्या है? मौलिक आवश्यकता है। तो जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को जानने के बाद ही रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सकता है। जब हमको पता होगा कि यहाँ पे कितनी जनसंख्या है लोगों की, कि उसी के अनुसार वहाँ के रोजगार को हम बढ़ा सकते हैं। और अब पांचवा है जनांकीय का अध्ययन इसलिए भी ज़रूरी है कि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के आधार पर हम भविष्य में जनसंख्या के आकार का अनुमान लगाकर उसी के अनुरूप योजना तैयार कर सकते हैं कि जनसंख्या किस क्रम में बढ़ रही है। और अब छठवां है किसी समाज में जब जनसंख्या के घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर
तथा प्रवास संबंधी विशेषताओं में परिवर्तन होता है, तब क्या है कि सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन होने लगता है। तो जब सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन होने लगेगा तो समाज को अधिक संगठित बनाने के लिए जनांकीय विशेषताओं को समझना जरूरी हो जाएगा। और अब 7वां है, परिवर्तन सभी समाजों की क्या है? विशेषता है। सामाजिक परिवर्तन अनेक कारणों से हो सकता है, लेकिन जनसंख्यात्मक दशाओं को भी जानना आवश्यक है। और 8वां पॉइंट है, डेविस ने कहा है, लिखा है कि विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, व्यक्तियों के व्यवहारों और सामाजिक दशाओं को जनसंख्या संबंधी विशेषता प्रभावित करती है। भारतीय समाज में आज बेरोजगारी, निर्धनता, बढ़ते हुए अपराध, संयुक्त परिवारों का विघटन, नगरीकरण में वृद्धि, सामुदायिक जीवन से संबंधित समस्याएं, इन सब का बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या। तो जनांकीय के अध्ययन में इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है, ऐसी समस्याओं को कम भी किया जा सकता है। और 9वां पॉइंट है, वर्तमान समाजों में लोगों के बीच जो पाए जाने वाले राजनीतिक संबंध, उत्पादन के तरीके और व्यवहार के नियम, ये सब जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को प्रभावित करते हैं। तो इस आधार पर लुई ड्यूमा ने जनांकीय के अध्ययन को आवश्यक माना है। और अब हम लोग ये देखेंगे जनसांख्यिकी का समाजशास्त्र के लिए महत्व के, इसका समाजशास्त्र में इसका क्या महत्व हो सकता है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति तथा अध्ययन क्षेत्र, इसके लिए जनसांख्यिकी का अध्ययन जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजशास्त्र के उद्भव तथा अलग से एक अकादमिक या संस्थागत विषय की स्थापना में जनसांख्यिकी का योगदान रहा है। तो यह क्या है? यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में एक साथ 2 अलग अलग प्रक्रियाएं शुरू हुई। एक का संबंध राजनीतिक संगठन के रूप में था और दूसरे का आंकड़ों से संबंधित था। तो इसमें जो है, इन प्रारूपों में ये देखा गया कि राज्यों ने जन स्वास्थ्य प्रबंध के प्रारंभिक रूपों के विकास में, पुलिस तथा कानून व्यवस्था के अनुपालन में, कृषि तथा उद्योग संबंधी आर्थिक नीतियों में और राजस्व एकत्र करने में, नगरों की शासन व्यवस्था में रुचि लेना प्रारंभ किया। तो यहाँ आंकड़ों के जो सामाजिक विश्लेषण के लिए अलग से एक व्यवस्थित विषय की आवश्यकता जब महसूस होने लगी, तो समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। तो समाजशास्त्र के उद्भव का श्रेय एक हद तक जनसांख्यिकी को दिया जाता है।
फिर था जनगणना का प्रचलन। तो जैसे जैसे राज्य के कार्यों का विस्तार हुआ, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों के व्यवस्थित रूप में संचालन के लिए सामाजिक आंकड़ों को सुव्यवस्थित तथा नियमित रूप से एकत्र करने की आवश्यकता। तो जब आवश्यकता इसकी पड़ी, तो इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नियमित रूप से जनगणना का प्रचलन हुआ। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ये प्रारंभ हुआ और कहा जाता है कि सन 1790 में अमेरिका में सर्वप्रथम आधुनिक रूप से जनगणना को प्रारंभ किया गया और आगे चलकर 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में यूरोप में भी जनगणना का प्रचलन हो गया। तो हमारे देश में ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले सन 1867 और 72 के बीच व्यवस्थित जनगणना की प्रक्रिया को अपनाया। तो इसके उपरांत सन 1881 में नियमित रूप से हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होने लगी और इस नियम को स्वतंत्रता के बाद भी अपनाया गया। स्वतंत्रता के उपरांत सन 1951 में प्रथम जनगणना का आयोजन किया गया था। तब से अब तक यही व्यवस्था बनी हुई है और अंतिम जनगणना जो है वह 2011 में हुई और अब सन 2021 में जनगणना होगी। ये हमारा सन 2020 चल रहा है, अब 2021 में जनगणना होगी। तो हमारे देश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय जनगणना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। तो अब अगला है हमारा जनसांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण तथा समाजशास्त्र। तो अब इसमें क्या है, किसी भी राज्य की नीति विशेष रूप से उसका आर्थिक विकास तथा सामान्य जन कल्याण संबंधी नीतियों के निर्धारण और उन्हें लागू करने के लिए जनसांख्यिकीय आंकड़ों पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो सामाजिक आंकड़े जो एवं विश्लेषण के लिए समाजशास्त्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक प्रघटना का स्पष्टीकरण सामाजिक स्तर पर होना आवश्यक है। जैसे एमिल दुर्खीम ने विभिन्न देशों की आत्महत्या की दरों का अध्ययन किया, तो उसमें उन्होंने पाया कि विभिन्न देशों में आत्महत्या की दरों में काफ़ी अंतर है और इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए दुर्खीम ने विभिन्न सामाजिक कारणों को जिम्मेदार बताया। यह कार्य समाजशास्त्र द्वारा ही हो सकता है। तो इसलिए जनसांख्यिकी तथा समाजशास्त्र में आपसी संबंध भी पाए जाते हैं। और अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे अपना, भारत में सामाजिक जनांकीय। तो जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ विश्व की पूरी जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है और कुछ प्रमुख आधारों पर भारतीय समाज में जनसंख्या संबंधी
लक्षण जो हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। तो इसमें पहला है भारत में जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि, ये हमारा टॉपिक है। तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले जनसंख्या के आंकड़ों में 1951 में, तब यहाँ की जनसंख्या 36.10 करोड़ थी। फिर उसके बाद जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होने लगी और इतनी तेज़ी से वृद्धि हुई कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 121.05 करोड़ से भी अधिक हो चुकी। तो परिवार नियोजन के बड़े बड़े प्रयत्नों के बाद भी प्रतिवर्ष लगभग 180 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है। एक वर्ष में बढ़ने वाली यह जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर है। अनेक प्रकार से इसका अध्ययन किया गया। समाज व्यापक निरक्षर, नीचा जीवन स्तर, संयुक्त परिवार व्यवस्था, बाल विवाह का प्रचलन, पुत्र जन्म की कामना तथा बहुपत्नी विवाह, इसका तेज़ी से बढ़ना। तो जनसंख्या के प्रमुख, अब भारत में जनसंख्या वृद्धि, अब इसको आपको बता दें 1951 में हमारी जनसंख्या थी 36.10 करोड़। 10 साल के अंतर पे जनसंख्या को जो है काउंट किया जाता है। 1961 में हुई 43.92 करोड़। फिर 1971 में हुई 54.81 करोड़। फिर 1981 में हुई 68.33 करोड़। फिर 1991 में हुई 84.63 करोड़ और 2001 में हुई 102.87 करोड़ और अब 2011 में हुई 121.05 करोड़। तो ये जो है हमारी जनसंख्या का अधिकांशतर ये पूछा जाता है कि 2011 में जनसंख्या बताइए। तो इसको चार्ट को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर है हमारा दूसरा जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट जो है ये अनेक देशों की एक प्रमुख समस्या है और जनसंख्या विस्फोट जो है जैसे बच्चों की बाढ़, जनाधिक या जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, इसके लिए सीपी ब्लेकर ने कहा है कि जनसंख्या विस्फोट के अवस्था में जन्म दर उच्च स्तर की होती है किंतु मृत्यु दर में कमी आने से जनसंख्या का आकार विस्फोटक हो जाता है। तो जनसंख्या विस्फोट या तेज़ी से बढ़ने वाली जनसंख्या का आर्थिक विकास पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और अब जो है अगला हमारा है जनसंख्या का घनत्व। तो जनसंख्या के घनत्व में इसका अर्थ जो होता है प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर, घनत्व का मतलब जनसंख्या के घनत्व का मतलब अर्थ होता है
कि प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की औसत संख्या से किया जाता है। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व दिल्ली में है और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में औसत 11.320 लोग निवास करते हैं। तो विभिन्न राज्यों में जिन 7 प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है उसको अभी आपको बताएंगे। तो इसमें क्या है, पश्चिम बंगाल है, जम्मू कश्मीर है, इसके बारे में जनसंख्या के घनत्व को, जहाँ पर जो है भारत के विभिन्न क्षेत्र, जैसे पश्चिमी बंगाल में जहाँ 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1029 लोग निवास करते हैं, वहीं जम्मू तथा कश्मीर सिक्किम में 100 से भी कम लोग हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 17 लोग निवास करते हैं। तो ये जनसंख्या के घनत्व की क्या है, भिन्नता। तो इसमें देखिए आप जनसंख्या का घनत्व बताएं आपको। पहले राज्य, तो राज्य और फिर दूसरा कॉलम रहेगा सन का, तो 1991 से लेके और 2011 तक का 3 कॉलम बना लीजिए। तो 1991, 2001 और 2011। तो राज्य में पश्चिमी बंगाल को लीजिए, तो पश्चिमी बंगाल में 1991 में 767 घनत्व था और 2001 में 903 हो गया और 2011 में 1.029 हो गया। फिर दूसरा केरल में 1991 में 749 था, 2001 में 819 हुआ और 2011 में 859। बिहार में 1991 में 685, 2001 में 881 और उसके बाद 2011 में 1.102। फिर उत्तर प्रदेश में देखिए 1991 में था इसका घनत्व 548, 2001 में हुआ 690 और 2011 में हुआ 828। तमिलनाडु में 1991 में 429, 2001 में 480 और 2011 में 555। और पंजाब में 1991 में 403, 2001 में 484 और 2011 में 550। हरियाणा में 372, 2001 में 478, 2011 में 573। तो ये इनका घनत्व है। अब आइए हमारा अगला टॉपिक है, इसी में जन्म दर तथा मृत्यु दर। तो जन्म दर और मृत्यु दर जो है इसका भी महत्व होता है। जन्म दर में से मृत्यु दर को घटाने से जो संख्या बाकी बचती है उसी के आधार पर समाज में
जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात किया जाता है। जब जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर कम होती है तो जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होती है, क्योंकि पैदा ज़्यादा हो रहे हैं और मर कम लोग रहे हैं। और दूसरी ओर जब जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक होने पर तो जनसंख्या में क्या होगी, कमी होने लगेगी। तो भारतीय समाज में कानून के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। इसके बाद बहुत बड़ी संख्या के लोग जन्म और मृत्यु दर का रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराते हैं, लेकिन अब वर्तमान में जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित आंकड़ों को उपलब्ध कराना जरूरी है। तो भारत में जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि, इसका भी एक चार्ट है। अब इसमें देखिए, दशक का एक कॉलम बना लेंगे, दूसरा बनाएंगे जन्म दर प्रति हज़ार पर, मृत्यु दर प्रति हज़ार पर दूसरा कॉलम, और फिर लास्ट में है जनसंख्या वृद्धि प्रति हज़ार पर। मतलब पहला एक कॉलम बनाएंगे हम लोग दशक, फिर उसके बाद दूसरा बनाएंगे जन्म दर प्रति हज़ार पर, फिर तीसरा बनाएंगे मृत्यु दर प्रति हज़ार पर, और फिर चौथा बनाएंगे जनसंख्या वृद्धि प्रति हज़ार पर। तो 1951 से 60 तक, 1951 से 60 तक जन्म दर प्रति हज़ार पे 41.20 और मृत्यु दर 22.40 और वृद्धि 18.80। फिर 1961 से 70 तक जन्म दर 41.10, मृत्यु दर 18.80 और जनसंख्या 22.30। अब 71 से 80 तक जन्म दर 35.90, मृत्यु दर 14.70 और वृद्धि 21.20। 81 से 90 तक जन्म दर 30.80, मृत्यु दर 10.90 और वृद्धि 19.90। 91 से 2001 तक 26.10 ये जन्म है, मृत्यु दर 8.70 और वृद्धि 17.40। और 2011 में जन्म दर 24.04, मृत्यु दर 6.95 और वृद्धि दर 17.10 ये हुआ। तो भारत में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी हो रही है, और इसके बाद भारत में जन्म दर में होने वाली कमी मृत्यु दर की कमी की तुलना में क्या है, कम है। तो इसका कारण क्या है, बच्चों के जन्म को ईश्वर की इच्छा मानना। क्योंकि कुछ विभिन्न धर्मों में ये विश्वास, शिक्षा की कमी, बच्चों की आजीविका उपार्जित करने के साधन मानने की मनोवृत्तियाँ जो हैं, इसी का कारण है निर्धनता, स्वास्थ्य, मनोरंजन का अभाव, निम्न जीवन स्तर, ये सब जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा जन्म दर तथा मृत्यु दर। और कल हमारा टॉपिक रहेगा स्त्री पुरुष अनुपात। आज बच्चों मैं सुषमा श्रीवास्तव अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। समाजशास्त्र में कल हम लोग लेसन 2 का
स्त्री पुरुष अनुपात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।